कैबिनेट डिवीज़न की अंडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट बनना था मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का। जितने भी प्रोडक्ट आज तक नहीं बना, 70 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पार्लियामेंट एक्ट की तहत वजूद में आया था ना, तो पार्लियामेंट इसके खिलाफ या कमेटी इसके खिलाफ कोई एक्शन? पैंसठ गवर्निंग बॉडी मेंबर है एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। कितने मेंबर है सर? 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, और पूरी दुनिया में कोई इदारा नहीं है जिसके 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर हो, बशमूल आपके। बेशमूल मेरे जी। गवर्निंग बॉडी मेंबर 4-5 करोड़ टीएडीए के मद में ले जाता है। तो ये जो पैसे का ज़िया हम कर रहे हैं, इस पैसे को लगना विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने डॉक्टर साहब टीएडी की मद में कुछ लिया? नहीं जी, मैंने 5 करोड़ नहीं लिया। हाँ, ये जुल्म के खिलाफ कोर्ट में आप लोगों का केस पे कोई चल रहा है जी। यंग इंजीनियर्स को भी लेके आना है, उनको इजाज़त ही नहीं। जब तक आपकी 20-25 साल सर्विस ना हो जाए, आप इलेक्शन में नहीं आ सकते। यानी इंजीनियरिंग और एनर्जी दोनों ज़ाया हो फिर आप आए? जी बिल्कुल। मैं सबको और पूरे पाकिस्तान को एक अलमिया है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा माजरत के साथ, बहुत सारे इंजीनियर्स को इस्लामाबाद मंडी में मैं जानता हूँ जो बेचारे बाइक चला रहे, ड्राइव चला रहे, टैक्सी चला रहे, अपनी फील्ड से हट के दूसरा काम शुरू किया उन लोगों ने, कोई फ्रूट बेच रहा है। क्या कहेंगे आप? अलमिया 1.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर इस वक्त बेरोज़गार फिर रहे हैं। IMF के पास जाना छोड़ दें, तो अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ने दें। आपने आज तक कभी इंजीनियर्स को एहतियात करते हुए रोडों पे नहीं देखा, अब इतना कॉर्नर कर दिया कि आप मजबूर हो गए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर जो कुछ हो रहा है 2021, 22, 23, 24, आपने सारे मामला पब्लिश कर दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी मैंने। आपकी शख्सियत पर कोई असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर ज़हूर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो कि PhD भी है, ज़हूर सरवर साहब PhD भी है डॉक्टर साहब। सर आज आपने बड़े दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है, या आपने करप्शन बताई, आपने वजाहत दी, या आपने इल्ज़ामात आयद की, आपके तहफ़्फ़ुज़ात है? जी, तहफ़्फ़ुज़ात सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है। इलेक्शन का ये मैं बता दूं कि इलेक्शन में मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। मैं एक दफ़ा आया था इलेक्शन में इसीलिए आया था कि इन हालात को अंदर से देखा जाए और उनकी बेहतरी की तरफ चला जाए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वजूद में आया था आज से 1976 में। और इसका रोल जो लोगों को आम परसेप्शन है वो ये है कि इसका रोल है इंजीनियर्स को रजिस्टर करना और इंजीनियरिंग जितनी यूनिवर्सिटियाँ उनके प्रोग्राम को क्रेडिट करना और ये सब कुछ करना। लेकिन जो इसका सबसे अहम रोल है वो किसी को नहीं पता कि जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन भी लॉ के मुताबिक इनका हिस्सा है, जिसका ना आज तक कोई डिपार्टमेंट बना है, ना आज तक कोई इसके ऐसी कोई पॉलिसीज़। सर आप डिपार्टमेंट की बात करें, ये जो कैबिनेट डिवीज़न में है ये क्या है? कैबिनेट डिवीज़न की अंडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट बनना था मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का। जितने भी प्रोडक्ट आज तक नहीं बना, 70 साल गुजर गए हैं, नहीं बना। और मज़े की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स किसी भी गवर्नमेंट इदारे में होते हैं वो प्रोजेक्ट नहीं विन कर सकता कोई जब तक कि वो कंपनी जाके अपने आप को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल फैसला करती है कि ये बंदा ये वाला पुल बना सकता है, ये वाली रोड बना सकता है, ये वाली बिल्डिंग बना सकता है, ये वाला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो वहाँ जाके लाख से ऊपर फर्म्स हैं जो 5 लाख सालाना रजिस्ट्रेशन फ़ीस देती हैं, और उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना कि वाकई ही ये प्रोजेक्ट ठीक हुआ जो पब्लिक से इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये काम उनका बनता है। हर कोई बुरा भला कहता है बिजली के मामले में वापडा को, ISCO को, IPPs इवन जो आ गए हमारे सामने, ये सारा कुछ हमारे पे अजाब डल गया। इसके अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक रोल था कि उसने थिंक टैंक के तौर पर पॉलिसीज़ बना के देनी थी। 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर है एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। कितने मेंबर है सर? 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, और पूरी दुनिया में कोई इदारा नहीं है जिसके 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर हो, बशमूल आपके। बेशमूल मेरे जी, बिल्कुल मैं उनमें शामिल हूँ। और एक गवर्निंग बॉडी मेंबर 4-5 करोड़ TADA के मद में ले जाता। तो ये जो पैसे का ज़िया हम कर रहे हैं, इस पैसे को लगना विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने डॉक्टर साहब TAD की मद में कुछ लिया? नहीं जी, मैंने 5 करोड़ नहीं लिया। हाँ, कुछ पैसे मेरे नाम पे लिखे हुए हैं। किस बात पे? जिस वक्त कहीं गए, जो बच्चों को कहीं एडजस्ट करना था उसकी मद में कहीं गए, को गाड़ी का खर्चा हुआ, को उसका पेट्रोल लगा तो उसकी मद में एक अमाउंट। लेकिन जो 4-5 करोड़ ले रहे हैं उनको सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ज़हूर भी ले ले और चुप कर जाए। मैं चुप नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना 5 स्टार होटलों में स्टे के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, मैं अपने पैसों से रह सकता हूँ। और
इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और ये जो पैसा जो अरबों में इकट्ठा होता है, इसका ऑडिट, सॉरी बात काट रहा हूँ, ये जुल्म के ख़िलाफ़ कोर्ट में आप लोगों का केस पे कोई चल रहा है? जी, मैंने आज से 1 साल पहले कोर्ट में केस कर दिया था इसी सिलसिले में कि जी जो एक्शन बाय लॉ हैं इनकी पाबंदी की जा रही है और इनको एक्शन बाय लॉ के मुताबिक चलना चाहिए। 6 महीने तक एक गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी वो समन रिसीव करने को तैयार नहीं थे। वो क्या जवाब दें आके? वो क्या जवाब देंगे कि हम ये इतने अरब रुपए कैसे खर्च कर रहे हैं? उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो कैसे उन्होंने लॉ तोड़ दिया, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो जवाब दावा देने को तैयार ही नहीं है। खैर, अदालत को फैसला करने दें। जो कुछ वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पार्लियामेंट एक्ट की तहत वजूद में आया था ना, तो पार्लियामेंट इसके खिलाफ या कमेटी इसके खिलाफ कोई एक्शन बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आया। इंशाल्लाह हम वो रास्ता भी इख्तियार करेंगे और उसके अंदर भी जाएंगे, क्योंकि इन मसाइल को हल करने के लिए हमें यंग इंजीनियर्स को भी लेके आना है। उनको इजाज़त ही नहीं, जब तक आपकी 20-25 साल सर्विस ना हो जाए आप इलेक्शन में नहीं आ सकते। यानी इंजीनियरिंग और एनर्जी दोनों ज़ाया हो फिर आप आएँ? जी बिल्कुल, जब आप बिल्कुल गोडे गिट्टे रह जाएँ उसके बाद आप आ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं आ सकते, ताकि आप बोलने जोगे ना रहे। ऐसा क्यों है? ये लॉ इसीलिए इन्होंने बनाया है इन लोगों ने, ताकि यही लोग 30-30 साल से चिपके हुए हैं पीईसी के साथ और ये चाहते हैं कि हम ही रहें और बाकी लोग ना आएँ। और ये यंग इंजीनियर आएंगे तो वो बोलेंगे। मैं भी बूढ़ा आदमी, उन्होंने समझा ये भी शायद चुप रहेगा, लेकिन मैं बोल पड़ा। यही मैं चाहता हूँ, यंग लोग आएँ, अपने मसाइल, यंग इंजीनियर्स खुद अपने मसाइल को बताएँ। ख़वातीन की 6 सीटें हैं, इलेक्शन में इजाज़त ही नहीं है उनको पार्टिसिपेट करने की। 6 सीटों पे मखसूस सीटें देते ही नहीं हैं। उनको पता है ये आ गई ख़वातीन ये भी बोलेंगी, ये यंग इंजीनियर आ गए ये भी बोलेंगे। ये सख्त उस एक्ट की पाबंदी है जो कि आप बाकायदा वहाँ से बना के ला चुके हैं, तो उसको आने देना यंग इंजीनियर्स को। 65 GB मेंबर्स की ज़रूरत क्या है जब पूरी दुनिया के इदारे 10, 15, 20 पे चल सकते हैं? आप उसी को करें और एज लिमिट कम कर दें। आप क्यों 20-25 साल कर रहे हैं? आप 2 साल कर दें, 5 साल कर दें, यंग लोगों को भी आने दें, उनकी कुछ सीटें मखसूस कर दें, लेकिन इस 65 को तो कम करें। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं, मैं सबको और पूरे पाकिस्तान को एक अलमिया है और विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा माजरत के साथ, बहुत सारे इंजीनियर्स को इस्लामाबाद मंडी में मैं जानता हूँ जो बेचारे भाई क्या चला रहे हैं, ड्राइव चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, अपनी फील्ड से हट के दूसरा काम शुरू किया उन लोगों ने, कोई फ्रूट बेच रहा है। क्या कहेंगे आप? अलमिया 1.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर इस वक्त बेरोज़गार फिर रहे हैं। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और इंडस्ट्री में इंजीनियर्स को नहीं रखा जाता, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक को, क्योंकि वो काम कर लेते हैं। इंजीनियर के बारे में परसेप्शन ये है ये काम नहीं कर सकते और उनको हायर नहीं किया जाता। और उसकी वजह ये है कि इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक रोल अदा करना था। इसके अंदर हमने एक कोशिश की और कुछ लोगों ने मदद की और बड़ा ज़बरदस्त हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें 10,000 रुपये महीना इंडस्ट्री से हमने लेके दिया और 30,000 महीना पीईसी ने दिया और 40,000 महीने पे उस बच्चे को प्रॉपर ऑन हैंड ट्रेनिंग मिली। लेकिन बात वही है, तो पैसा ज़ाया हो रहा है। ये पैसा लोगों को एतराज़ शुरू हो गया इस प्रोग्राम को टीएडी और फीलिंग में, और उसमें ज़ाया हो रहा है। ये ज़ाया है उनकी नज़र में, ये ज़ाया। और आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे कॉल कर रहे हैं कि ज़रूर हमें और इंजीनियर चाहिए, अब हमें और इंजीनियर चाहिए। दैट इज़ द वे टू क्रिएट द जॉब्स। हमारे 1000 से ज़्यादा इंजीनियर जिनको हमने वहाँ भेजा था, 1000 से ज़्यादा परमानेंट जॉब्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हुए? इस तरह के प्रोग्राम लाएंगे, इन चीज़ों पे खर्चा करेंगे, इंजीनियरिंग पे खर्चा करेंगे तो बेहतरी आएगी। सर, किसी भी मुल्क की मईशियत जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतर होती है। अगर हम इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को तबाह कर देंगे, 27,000 से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे, अभी 10,000 के करीब भी नहीं रह गए। ये 4-5 साल के अंदर अंदर हम इस जगह तक पहुँच गए हैं। खुदा के वास्ते, अगर हम चाहते हैं हम कशकोल छोड़ दें, IMF के पास जाना छोड़ दें, तो अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ने दें। आपने आज तक कभी इंजीनियर्स को एहतियात करते रोडों पे नहीं देखा। अब इतना कॉर्नर कर दिया कि आप मजबूर हो गए हैं। अब रोड पे निकल आएँ, या फिर खुदा के वास्ते जो लोग हैं जो फ़ैसले कर सकते हैं, चीज़ों की ऑडिट शुरू हो, चीज़ों को प्रोसीजर्स पे लाएँ, रिफॉर्म्स लाएँ, अपने आप ये मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सिस्टम में एरर कहाँ आ रहा है, ख़राबी कहाँ है? सिस्टम में सबसे बड़ा एरर तो ये आ रहा है सर कि जब एक लॉ बना हुआ है कि ऑडिट होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा सर? AGP क्यों नहीं कर पा रहा? ये सबसे बड़ा एरर ये है। और सिस्टम में एक ये भी एरर आ रहा है बहुत बड़ा कि अपनी मर्ज़ी से हम खुद ही अपनी, जब एक्ट एंड बाय लॉ के मुताबिक आपने गवर्निंग बॉडी से फ़ैसला लेना है, जो वोटिंग हुई उसके मुताबिक आपने ऑर्डर पास करना है, जो फ़ैसला निकलता है वो कुछ और होता है, जो डिसीजन हुआ हुआ है वो कुछ और है। इसी के ऊपर हम अदालत में गए कि ये सारा हमने लॉ ही तबाह कर दिया। इसी वजह से सिस्टम में एरर आ रहा है, इसी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर जो कुछ हो रहा है 2021, 22, 23, 24, आपने सारे मामलात पब्लिश कर दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, मैंने आपकी शख्सियात पर कोई असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी। किस लिहाज से असर पड़ेगा कि जो प्रेशर मेरे पे सख्त बिल्ड हुआ हुआ है कि मुंह बंद रखूं,
वो प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, रिpercussions आएंगी, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहूँगा हर पाकिस्तानी से, जिस प्रोफेशन में बैठे हो बोलना सीखो। वो 14 साल पहले एक शख्स हमें समझा गया था कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती, बोलना सीख लें, नहीं तो हम वही कौम बने रह जाएंगे। वो जो किसी अखबार में किसी ने आर्टिकल लिखा था कि ब्रिज के दोनों तरफ बंदे बढ़ा दो ताकि जल्दी जल्दी में मार पड़े, हम चलते रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जुल्म बंद करना है। जुल्म तभी तक चलेगा जब तक आप चुप रहेंगे। जब आप बोलना सीख लेंगे ये जुल्म भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसको हमने ही ठीक करना है। इंडिया से कोई नहीं आएगा, चाइना से कोई नहीं आएगा हमारे मसाइल ठीक करने, हमने ख़ुद ठीक करने हैं, बोलना सीखना पड़ेगा। जो हमारे यंग इंजीनियर जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जो फारिग होने वाले हैं, उनको एज ए पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत को आखिर में कोई मैसेज? यंग इंजीनियर को सबसे पहली बात करूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में एक फंसे हुए हैं कि बस हमें गवर्नमेंट की पक्की नौकरी मिल जाए। इस ज़हनियत से हम पाकिस्तानी निकल नहीं पा रहे कि हमें गवर्नमेंट की पक्की नौकरी मिल जाए, हॉस्पिटल प्राइवेट मिल जाए, एयरलाइन प्राइवेट मिल जाए, लेकिन हमें नौकरी पक्की मिल जाए। इस कॉन्सेप्ट से निकलें, और नौकरी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंजीनियर का काम है पेटेंट्स फाइल करना, पेटेंट्स लिखना, सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नई चीज़ें लेके आना। और मैं खुदा के वास्ते अपनी हुकूमत से अपील करूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम कशकोल तोड़ें जिसकी बातें होती हैं, तो उसके लिए हमें अपनी इंजीनियरिंग प्रोफेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये टेक्नोलॉजीज़ सामने आएँ। दुनिया का हर मुल्क अपनी टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे अपने फाइनेंसेस को बढ़ाता है, और हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं जहाँ पे ढेर सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, सब कुछ बनता है, हम फिर भी उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं ला पा रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती वक्त से वक्त दिया। नाजरीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट माजरत के साथ बात करूँ कि जब सांड का तेल भेज रहा होता है या कोई मदारी मेले में मेला लगाया होता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों ना कि हम अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए इकट्ठे हो जाएँ। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।